हेलो बच्चों। आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, आज हम उसके क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का हाँ, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज का, जैसे कि इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है x² अपॉन 100। जब दोनों टर्म सेम होती है ना, तब ये फार्मूला लगाते हैं हम। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रही होती है, तब लगाना है। ठीक है। तो माइनस बाहर रखो, x क्या है 20%, 20% का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 400, माइनस का 400, जीरो से जीरो कैंसिल, -4। दिस इज योर आंसर। ठीक है। यहाँ तो आप इसको परसेंटेज से कर सकते हो। कैसे? पहले 20% कम हुआ है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। 5 की चीज़ 4 की हो गई। सॉरी, पहले इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, पहले इंक्रीज़ हुआ आपका, तो इंक्रीज़ हुआ 5 की चीज़ 6 की, फिर डिक्रीज़ हुआ 5 की चीज़ 4 की, तो ये कितना हुआ 25। ये कितना हो गया 24। तो कम हुआ ना। कितना कम हुआ? 1 किससे? 25 से। तो 100 से कितना हो जाएगा 4%। तो डिक्रीज़ हो गया 4%। ऐसे कर सकते हो। यहाँ तो ये फार्मूला होता है x+y+x/100। तो देख लो, जहाँ पे जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको माइनस कर देना, जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको प्लस कर दो। इधर से ही बनता है ये वाला फार्मूला। ठीक है। तो 20 प्लस का माइनस का 20, -20 इंटू +20, ये कट गया, ये आ गया 400। तो 400/100 डेट इज़ 2 जीरो से 2 जीरो कट के -4। ठीक है, तो वैसे कर लेना। अब देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर, फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर। देखो, 10% से 10 से 11 हो गई, ये तो सबको पता है। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 10 की? 1/10। तो 10 थी, फिर 11 होगी, एक बढ़ गया। फिर दूसरे ईयर वो इंक्रीज़ हुई है, तो 20% की अभी हमने देखा 1/5। 5 की चीज़ 6 की हो गई, तो कितना बढ़ा? कितना होता है ये टोटल? 50, 66। कितना बढ़ा? 16। किससे बढ़ा? 50 से। तो 100 से कितना? 2, 32। ठीक है। या तो सिंपल सा कर सकते थे आप, वो वाला फार्मूला। 10 इंक्रीज़ हुआ है, दूसरे साल भी इंक्रीज़ हुआ है, फिर दोनों साल इंक्रीज़ हो रहा है। 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया 30 + 2 = 32। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी। ये हो गया रेशियो मेथड, ये होता है आपका फार्मूला। और रेशियो मेथड हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे वैल्यू जो होती है, जो रेशियो होती है हमारे पास, वो मिक्स फ्रैक्शन में होती है। ठीक है। जब फ्रैक्शन में होगी वहाँ पे हम रेशियो मेथड यूज़ कर लेते हैं, आसानी होती है। अगर ऐसे सिंपल से नंबर हो तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 15% देन द ओरिजिनल नंबर इज, इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज़ 400। 400 कोई नंबर है, तो 15% डिक्रीज़ हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%। ये 100% की वैल्यू ही है। डिक्रीज़ हुआ, 100 से 15 कम हो गए, तो 85 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो। 85 किसका मल्टीपल होता है 17 का। तो 17 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी पार्ट ही है, तो इसका होता भी यही है। ठीक है। 340 आंसर आएगा इसका। या तो आप इसे काट भी सकते थे, 3/20। तो 20 में से 3 गया 17, तो नीचे 20 आ जाता है, ऊपर 17, उससे मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है। ठीक है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 15। द नंबर 36 वॉज रॉन्गली रीड एज 26। फाइंड द करेक्ट एवरेज। ये क्वेश्चन जीकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक पेपर में हर एक पेपर में एवरेज का ये वाली टाइप का क्वेश्चन तो आया ही होता है, जितने मर्जी देख लो आप। आज तक आई थिंक जितने भी मैंने देखे अपने जूनियर असिस्टेंट लास्ट वाला, और ये पीएफ वगैरह, ये जो भी है गार्ड वाले, इस सब में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो उसमें भी आया था, कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट ये टाइप। ठीक है। तो ये सिंपल सा होता है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर कितनी है 15। अब सही नंबर कितना था 35, उसको कितने मिस्टेकली कर लिया हमने 26। मतलब कि सही कितना था 36 था, तो गलती से हमने 26 कर लिया, तो कितना कम हमने कर लिया उसे काउंट, 10 कम किया ना। 36 में से 10 कम किया, तो प्लस 10 कर लो, हमें 10 चाहिए था, सही था 10। तो टोटल था कितने नंबर 10 थे, 10 में बढ़ेगा तो कितना हो गया 15 + 1 16। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
द एवरेज ऑफ 30 इज 20 एंड 20 इज 30, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट। ठीक है, देखो 30 इंटू 20 कितना होता है, प्लस 20 इंटू 30 अपॉन टोटल नंबर, 30 थे इधर 50 है, 60 प्लस 60 1200 अपॉन 50, 600 600। ठीक है, 0 से 0 5 से गया 24 टाइम, तो 24 आंसर इसका, ये नहीं है इसका, ये बाई का गलत है, 20 नहीं होगा इसका, 24 होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, कोई भी इवन नंबर होता है ना, अगर उसकी एवरेज देखी जाए, जैसे मैंने बोला कि हमें 2 इवन नंबर की एवरेज देखनी है, जैसे 2 इवन नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट 2 इवन नंबर ले लिए, 2 और 4, इन दोनों की एवरेज देखोगे तो क्या आएगा, नीचे 2 नंबर आएंगे क्योंकि 2 है, 2 प्लस 4 6 दैट इज़ 3, इन दोनों के बीच का नंबर ही एवरेज होता है इसका। सो वैसे ही देखो, अब एवरेज क्या होता है, सेंटर वाला नंबर, तो इसमें एवरेज क्या है, 25 है, तो ये 26 और ये 24, कितने नंबर है टोटल, 6 है ना, तो ये थर्ड वाला नंबर होगा, ये फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, 30 हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर 30, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 30 है, ये वाला। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर सकते थे, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये नहीं होता, ये होता है इसका। देखो कैसे, आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरल नंबर पूछा है ना उसने, मान लो पहले हमने 5 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, कैसे निकालते हो, नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट नंबर, जब नेचुरल नंबर की बोले ना उसने, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनाइट लास्ट पता ही नहीं है कहाँ तक नंबर, जहाँ पे होते हैं n नंबर तक जाते हैं। ठीक है, सो क्या बोला उसने, नेचुरल नंबर। अब देखो पहले से शुरू होकर मैंने बोला 5, पहले हमने 5 नंबर की ले ली। ठीक है, पहले 5 नेचुरल नंबर हमने उसकी एवरेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, बेसिक से पहले। ठीक है, 1 प्लस 2 3 4 प्लस 5, टोटल कितने नंबर थे, 5, करो इनको ऐड, 6 4 10, 10 और 5 15 अपॉन 5 दैट इज़ 3, यही होता है। अब इस एवरेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए, जब भी कॉन्जिक्यूटिव, अगर इवन नंबर की बात की जाएगी, ऑड नंबर की बात की जाएगी, जहाँ सिंपल नेचुरल नंबर की बात की जाएगी, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं तो क्या करना है एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन सा होता है नेचुरल नंबर का, 1, और लास्ट n बोला है तो n ही आएगा लास्ट अपॉन 2, तो ये होगा हमारा आंसर, इसी में था। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से हम कैसे निकालेंगे, देखो कितने नंबर की बोली थी मैंने, एग्जाम्पल ली थी पहले 5 नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर की हमें एवरेज निकालनी है, तो पहला नेचुरल नंबर 1 और लास्ट वाला 5 अपॉन 2, 1 प्लस 5 दैट इज 6, 6 अपॉन 2 3, आ गया 3 आंसर। ठीक है, तो ऐसे लर्न करने होते हैं फार्मूले, मतलब कि रटने नहीं, आपको जस्ट पता होना चाहिए ऐसे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, अ मैन एंड वुमेन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क, मैन प्लस वुमेन कितने दिन में काम खत्म करती है, 8 दिन में, वहीं पे जो मैन है वो कितने दिन में काम खत्म करता है, 10 में, तो टोटल इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन भी नंबर का एलसीएम ले रहे हो, जिन भी नंबर का, उनका देखो कि उन दोनों के मल्टीपल में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है जो दोनों में कॉमन हो। अब इन दोनों में 40 कॉमन है, सबसे पहले 40 ही आता जो कॉमन है, 5 से करेंगे इसको तो 40 आएगा, इसको 4 से करोगे तो 40 आएगा। इसमें मैन और वुमेन मिलके काम कर रहे थे तो 5 काम कर रहे थे, इसमें अकेला आदमी काम करता है वो 4, इसका मतलब जब मैन और वुमेन मिलते हैं तो 5 काम होता है एक दिन में, और वहीं पे जब अकेला आदमी करता है तो वो 4 काम करता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा काम जो हो रहा है, 5 काम किससे बन रहे हैं, 4 प्लस 1, तो एक काम जो है वो वुमेन कर रही होगी। तो अब अच्छा उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टाइम टेकन बाय द वुमेन अलोन टू कंप्लीट, टोटल काम है कितना, 40, वुमेन को करना है, वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, एक, तो टोटल कितने दिन लेगी, 40। ठीक है, 40 दिन होंगे। ए एंड बी टूगेदर टेक्स 10 डेज, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं किसी काम को ख़त्म करने के लिए। वहीं पे अकेला ए जो है सेम ही टाइप उसने डाल दी भाई। ठीक है, ए और बी सॉरी ए और बी लेते हैं 10 और ए लेता है अकेला 30 दिन, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 3 1,
तो वहाँ पे ए बी की एफिशिएंसी क्या आ गई इधर से निकल के, अगर एक ए जो है वो ए काम करता है एक दिन का, तो वहीं पे जब दोनों मिलके काम करते हैं 3 काम हो जाता है। दैट मीन्स 2 काम तो बी कर रहा होगा, एक काम ही ए करता है, 2 काम कौन कर रहा है, बी। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय बी। बी से कितने दिन लगेंगे, 30 टोटल काम है, बी की एफिशिएंसी है 2, तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है। A takes 18 days to complete a work and B takes half time as, अच्छा A अगर 18 दिन लेता है तो B उसका आधा लेता है, दैट मीन्स B 9 ही दिन लेता है काम को ख़त्म करने के लिए। इसका मतलब B की एफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, A से। ठीक है। फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल कितने दिन लगेंगे कि वो काम ख़त्म हो जाए। ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है, A करता है 18 दिन में, ये दूसरी तरह करवा रहा हूँ। ठीक है, टोटल वर्क इक्वल करके, और वहीं पे बी कर लेता है आधा काम, मतलब कि 9 दिनों में 2 1, ए अपॉन बी ए अपॉन 1/2। अगर ए जो है वो ए काम करता है दिन का, तो वो 18 दिन लेता है, वहीं पे बी जो होगा वो एक दिन में 2 काम करेगा, इसलिए 9 दिन लेगा। ठीक है, टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना निकल के आ गया, 1 × 18 दैट इज 18। अच्छा, फाइंड द टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल डेज कितने लगेंगे, एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी की, 1 + 2 दैट इज़ 3 दिन लगेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे, तो कितने दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, 6। तो टोटल काम कितना है, कितने दिन आ जाएंगे, 6। ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे पहले हमने निकाला, ए करता है 18, बी करता है 9, 18। ठीक है, 1 और 2, तो इधर से भी कर सकते थे, नो इशू, मैंने ऐसे कर दिया। ए टेक्स 15 days to complete a work, B takes 20 days to complete a work, both work for 4 days। A जो है वो 15 दिन लेता है, वहीं पे B लेता है 20 दिन। अब इन दोनों में सबसे पहला कौन सा नंबर है, 15 1 ज़ा 2 ज़ा 30 होता है, 3 से 45 होता है, 4 से 60 होता है, और 20 के टेबल में भी 60 आता है, तो डेट मीन्स एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 4 टाइम या 3 टाइम। तो B की एफिशिएंसी है 3 और A की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, वहीं पे बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल है काम कितना, 60 काम है। बोथ वर्कड फॉर 4 days, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। अगर दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 7 काम होता है, तो 4 दिन तक 28 काम हो जाएगा। 60 - 28 दैट इज 32 काम बचा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, 32। टोटल काम था कितना, 60, 32/60 दैट इज़ 4 से 8 टाइम, 4 से 15 टाइम, बी ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन भाई का गलत हो गया, उसने गलत, फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, हाँ ये गलत है, यही सही है, बी। ठीक है, उसने फ्रैक्शन उल्टा सीधा कर दिया भाई ने। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस इफ द नंबर इज इन द रेशियो ऑफ 7:11 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। डिफरेंस निकालो 4, तो ऑप्शन जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और इस नंबर में मुझे कहीं ना कहीं भी 4 नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन से अगर जाया जाए तो 12 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें 3 है और 3 12 में आता है। ठीक है, अब देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखो रेशियो है ना, जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 7 और 11 का, तो जब रेशियो की बात आती है ना, तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, इसके साथ कुछ ना कुछ नंबर तो रहा होगा। ठीक है, इसके साथ भी कुछ रहा होगा, तभी तो इनके मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। अब देखो 693, तो इसके साथ मान लो x था, इसके साथ भी x था, ये 11 से जाता है 6 और 3 टाइम, ये 7 से जाता है 9 टाइम, तो ये 2x बचे, तो x² हो गया, इधर 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो उसने क्या पूछा है, डिफरेंस कितना आया था हमारे पास, 4 × 3 कितना होता है, 12, तो ऑप्शन ए ही है, डी भी नहीं है। ठीक है, सो इधर देखो रेशियो का क्वेश्चन है ये, बहुत आसान, ए और सी का पूछा उसने। देखो a/b × b/c, 4/7 × 14/15, 7 से 2 टाइम, b से b कैंसिल, a/c बचा इधर, और इधर बचा 4 × 2 8, 8/15 दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखो द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इन अर क्लास
5:6. If 5 more boys join the class, then the ratio becomes 10:11. How many girls are there in the class? देखो इस क्वेश्चन में पहले रेशो दी थी, जो क्लास की जो रेशो थी लड़के और लड़कियों की, वो कितनी थी? लड़के थे क्लास में पहले 5 और लड़कियां थी, अगर रेशो में बात की जाए 6। फिर क्या हुआ, 5 और लड़के आ गए क्लास में, तो जो अब रेशो है ना उनकी कितनी होगी? 10:11। क्लास में कौन आया? लड़के आए हैं, तो चेंज को किस में आएगा? नंबर में, लड़कों में। लेकिन इन्होंने लड़कियों के नंबर में भी चेंज कर दिया, इसका मतलब लड़कियों को पहले जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले थी ये रेशो, अब आ गई ये रेशो। तो इधर 6 है, इधर 11, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उसके साथ वाले रेशो से भी करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएगा ये? 55 और 66। नीचे हो जाएगा 60 और 66। लड़कियां सेम रही, ये बॉयज़ थे, ये गर्ल। लड़कियां आ गई 66, तो पहले लड़के थे 55, फिर 5 लड़के और आए तो कितने लड़के हो गए? 60। लेकिन लड़कियां तो सेम ही रही, कितनी? 66। तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? 66। ये नहीं है, ठीक है, बी पार्ट ऑप्शन 66। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 7:9। ए और बी की है 7:9 में, वहीं पे है 4 साल के बाद 9:11, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 ही है ना। 2 की वैल्यू 4, क्योंकि 4 साल के बाद हो रहा है ना, तो ए की वैल्यू 2। तो व्हाट इज़ द एज प्रेजेंट एज? ए की प्रेजेंट एज थी 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14, ठीक है, 14 आंसर होगा इसका। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, बेटा और फादर और उसके बेटे की कितने साल एज है? प्रेजेंट एज कितनी है? 50 ईयर्स। 5 ईयर्स एगो, 5 साल के बाद क्या होता है? 5 साल पहले क्या था? द फादर्स एज वाज 4 टाइम ऑफ हिज सन, फादर्स एज वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब 5 साल पहले उसके बेटे की भी एज 5 साल कम ही होगी, ठीक है। तो फादर -5 सन -5 इज इक्वल टू 4:1, इस रेशो में उनकी, ठीक है। अगर 5 साल इसमें माइनस की जाए, इसमें माइनस की जाए, तो टोटल कितनी है हमारे पास? 5। ये इसका टोटल सम किया जाए तो 5 है, इधर टोटल सम किया जाए तो आएगा f+s -10 इज इक्वल टू 5, यही होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं ना, माइनस कर देते हैं 10 को। अगर इसमें से 10 को माइनस करते हो तो इधर भी 10 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10, इधर आ जाएगा 40, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गई, दैट मीन्स 5 की वैल्यू किसके इक्वल है? 40 के, तो 1 की वैल्यू 8। तो क्या पूछा उसने? व्हाट इज़ द सन्स प्रेजेंट एज। अच्छा, किस रेशो में था फादर और उसके बेटे की ये एज की रेशो? 4 और 5 1 में, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32, तो इधर हो जाएगी 8। ये कब है? 5 साल पहले की। अब उसने प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो 5 साल और ऐड कर दो ना, प्रेजेंट हो जाएगा। 8 + 5 कितना होता है? 13, 13 साल आएगी इसकी एज, 10 नहीं है, ठीक है। उसका बेटा 13 सालों का होगा। द फादर इज 40 years old and his son is 10 years old. How many years will the father be 3 times as old as his son? ठीक है, फादर की 40 साल है, x सालों के बाद वो कितना हो जाएगा, और बेटे की है 10 साल। कितने सालों के बाद होना है ना, तो वही है 3/1, यही पूछा उसने। बाप जो है वो 3 गुना हो गया किसके? उसके सन के। तो 40 + x इज इक्वल टू 30 + 3x, 10 इज इक्वल टू 30 इधर गया 10 हो गया, x उधर जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू 5। जहाँ पे x की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ले लिया करो x को, ठीक है। बाकी ऐसे भी हो जाता है, इसमें कुछ और मान लो, ठीक है, रेशियो से भी हो जाता है, लेकिन ठीक है ना, आसानी से करो, क्यों इतना ज़्यादा वो करना है। अगर आसानी से कोई चीज़ निकलती है तो उसको आसानी से कर लो, ज़रूर थोड़ा ना हर जगह ट्रिकी करें हम, ठीक है। अब बैग कंटेन्स, एक बैग है, उसमें कितनी? 3 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं, 5 ग्रीन है। 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई ये। इफ़ 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर आप प्रोबेबिलिटी आपके पेपर में आ रही है ना JK सजमीन, तो मेरी बात मानना, आप ना
एनसीईआरटी एक बार देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेना, उसमें से ही जीकेएसएसबी क्वेश्चन डालती है। इवन कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं। जैसे सीबीएसई की बुक होती है ना, उसमें जैसे वो जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं बाहर से आते हैं ना, वो जिस भी बुक से वो पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, उनकी बुक देख लेना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो उधर से लगाना, हो जाएंगे आपके, ठीक है। A bag contain 3 red balls, 2 blue balls and 5 green balls. If one ball is random, drawn at random. Random का मतलब ऐसे ही उसने हाथ डाला बैग में से और एक बॉल निकाल ली. What is the probability that is red? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड ही हो? रेड है कितनी? 3 है. क्या 3 के अलावा कुछ और आ सकती हैं? नहीं आ सकती, तो 3 ही आएंगी. टोटल बॉल कितनी है? 10 है, तो 10, 3/10, यही होगी प्रोबेबिलिटी. इसने कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, एक निकालनी है बाल, टोटल है कितनी? 10, उसमें से एक निकालनी है, 3/10, यही होता है कॉम्बिनेशन में भी, ठीक है। अ डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई है उसको रोल किया गया, एक डाई है, दैट मीन्स उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2? इवन नंबर कौन कौन सा होता है? पहले उस पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इवन कौन सा होगा? 2 4 6, और 2 से बड़ा चाहिए। 2 से बड़े कौन कौन से होते हैं? 4 और 6 होते हैं, तो 2 ही नंबर ऐसे जो 2 से बड़े होते हैं, और टोटल होते कितने हैं आउटकम? 6 होते हैं, तो 1/3 बी पार्ट, ठीक है। अब हो रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 2 कॉइन्स उन्होंने टॉस किए, 2 कॉइन टॉस करते हैं तो उसका आउटकम्स क्या आते हैं? एक आता है हेड हेड, जहाँ तो दोनों पे हेड आएगा, जहाँ तो पहले पे आ गया हेड और दूसरे पे आ गया टेल, जहाँ तो दूसरे पे आ गया टेल, पहले पे आ गया, सॉरी पहले पे आ गया टेल, दूसरे पे आ गया हेड, जहाँ तो ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, इसके अलावा कोई और कंडीशन ही नहीं बनती जो आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल? जहाँ तो एक हेड आना चाहिए, जहाँ तो एक टेल आना चाहिए, कितनी प्रोबेबिलिटी? टोटल है कितनी? 4। कितनी प्रोबेबिलिटी है? हेड आ गया, जहाँ तो टेल, जहाँ तो टेल आ गया, जहाँ तो हेड, 2 ही है, 2/4 दैट इज 1/2, ठीक है। हाँ, HCF ऑफ 2 नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। मतलब कि जेकेएसएसबी को नंबर सिस्टम में इस वाले फार्मूले से बहुत प्यार है, और एवरेज में वो वाला जो टाइप है ना, उससे बहुत प्यार है, ठीक है। HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का, फार्मूला होता है उसका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। HCF है 2 नंबर्स और LCM, ठीक है, और पहला नंबर दिया हुआ है, हमें सेकंड नंबर निकालना है, 20 से जाता है ये 6 टाइम, 6 इंटू 5 दैट इज 30 ऑप्शन, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर LCM इज 48, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? जब भी LCM की बात करते हैं ना, LCM क्या होता है? जो भी नंबर होते हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करो, कितना है? 12, और LCM जो होता है ना, वो ऐसा नंबर होता है जो इनसे मल्टीप्लाई होता है। कोई एक नंबर होता है, मान लो x है वो नंबर, तो कितना हो गया? 48, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो अगर x 4 है ना, तो x इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? 3 का मल्टीपल ये नहीं था, ये बाकी सारे थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है, अगर x 4 है तो 3 इंटू 4 12, तो ए पार्ट ऑप्शन, ठीक है। 2 नंबर्स आर 20 and 30, फाइंड देयर HCF एंड LCM। HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। 220 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? 10 है ना, तो 10 इनका HCF होगा, या तो ये नंबर होगा या तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब LCM की बात करो, LCM वो होता है जो दोनों में आए, 2 आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 10 तो दोनों में आ रहा है, तो बाकी 6 60, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। 2 numbers are in the ratio of 7:11. Their HCF is 5. Find the LCM. Find their LCM. अच्छा, HCF वो नंबर होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। HCF वो नंबर होगा जो दोनों में होगा, लेकिन LCM वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। सॉरी, HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, LCM भी वो नंबर होता है जो दोनों में होता है लेकिन उसकी मल्टीप्लाई होती है बाद में, लेकिन HCF की दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। HCM वो नंबर होता है जो कॉमन होता है, हम उसको पकड़ लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वो होता है HCF, लेकिन LCM में क्या होता है? वो नंबर जो होता है वो बाकियों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, बस इतना याद रखो देसी भाषा में, ठीक है। अब उसने पूछा है LCM कितना होगा, तो LCM पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 77,
33 का, और साथ में एस सी एफ उसने 5 भी दिया हो, तो ज़ीरो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन डी ही होगा इसका, सामने दिख रहा था। ठीक है, अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो देखो एस सी एफ ऐसे होगा। ठीक है, 7 × 5 35 और 11 × 5 ये होगा, तो ये कितना हो गया 35 × 55, और हमें दिख रहा है इधर ऐसा ही नंबर, एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, बाकी सब 0 लगाया, तो डी पार्ट इसका ऑप्शन। ठीक है, अ बायर इज बेंट इन अ स्क्वायर ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया दे दिया उसने। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ द स्क्वायर इज रीशेप्ड इन द सर्कल। ठीक है, एक बायर है, उसको बेंड करके हमने स्क्वायर बना दिया, उस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 484, और स्क्वायर होता क्या है साइड स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 22 का। ठीक है, स्क्वायर आने चाहिए आपको। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें सर्कल का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें आर पता होना चाहिए, सर्कल का रेडियस। ठीक है, सो हमने स्क्वायर से हमने क्या बनाया, उसको सर्कल बनाया, उसके लिए हमें साइड चाहिए, स्क्वायर के लिए साइड होती है लेकिन सर्कल के लिए तो सर्कमफेरेंस होना चाहिए, इसलिए पहले इसका सर्कमफेरेंस निकालो, उसके लिए हमें सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए किसका, स्क्वायर का भी। क्यों, क्योंकि सेम ही होगा सर्कमफेरेंस जो भी होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का सर्कमफेरेंस मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है 4a, मतलब कि इसकी 4 साइड होती है इसलिए, तो a की वैल्यू 22 है, तो 4a की कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 88, ये आ गया सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस 88 इज इक्वल टू 2πr, 2 से 2 44, और ये होता है 44 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर, 2r इज इक्वल टू 14। अगर r 14 है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल πr², 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से जाएगा 2 टाइम, 44 इंटू 14, 446 आएगा जो डिजिट, तो 616। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 मीटर, फाइंड द रेडियस, ये अभी निकाला हमने रेडियस 14, यही क्वेश्चन है, इधर रिपीट कर दिया उन्होंने, रिपीट नहीं किया मतलब कि उसको ही नीचे उसका ही वैसा कर दिया, और ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एक पेपर में आया था। ठीक है, पता नहीं किस में, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर में या गार्ड में आया था। ठीक है, और इसमें फॉरेस्ट वाले गार्ड में भी दे दिया उन्होंने। अब देखो पॉलीगन, द डैश पॉलीगन हैज़ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, इरेगुलर पॉलीगन होती है जिसकी सारी साइड्स और जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इरेगुलर तो ऐसी ऐसी होती है, ये कुछ ऐसी देखी होगी आपने। ठीक है, ऐसी होती है, तो ये सब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड्स आर, क्या होता है 90 नहीं आता, ये नहीं आता, पहला ऑप्शन। ठीक है, कैसे याद रखना है इस फार्मूले को, देखो ट्रायंगल होती है एक पॉलीगन। ठीक है, शुरू होता है उसी से, 3 साइडों वाली, उसके एंगल्स का सम कितना होता है 180, एन कितनी आ जाएंगी इधर, 3 ट्रायंगल है ना, तो 180 इंटू 1, 180 मतलब फार्मूला सही है हमारा। 4 वाला रख लो, 360 होता है ना, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360। ठीक है, तो यही होगा। इसमें एक वो भी पूछता है नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला होता है। फिर सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, वो सब पूछता है। सो उस पर क्वेश्चन देख लेना। सो ये थे कुछ आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, आसान था मैथ्स का, बहुत आसान था। ठीक है, सब ने अटैम्प्ट किया होगा आई होप। और रीजनिंग का मैं कल आपको करवा दूंगा, टाइम लगा कल या परसों, जब भी टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई।